नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर दिल्ली से है, जहां नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक और बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की यह बैठक हुई। इसमें सीएम योगी ने यूपी की उपलब्धियों को बैठक में रखा। 10 साल में एक नए और समृद्ध भारत का उदय हुआ, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। आत्मनिर्भर तकनीक से उन्नत भारत का विजन ही हमारा मिशन है और यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, योगी ने यह कहा। और महिलाओं बालिकाओं के कल्याण के लिए विशेष प्रयास उत्तर प्रदेश कर रहा है। और इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी और यूपी में रूल ऑफ लॉ की स्थापना हुई है, तो ये कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक को संबोधित किया उन्होंने। और राजधानी नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में यह बैठक का आयोजन हुआ और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को नीति आयोग के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर, समृद्ध, सक्षम, समर्थ, समावेशी और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के विजन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री के इस विजन को साकार करना ही हमारा मिशन है। उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। 7 वर्ष पहले यह प्रदेश एक बीमारू राज्य और देश के विकास का बैरियर माना जाता था। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। कृष्णा, नीति आयोग की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा? कृष्णा, देखिए शिवम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नीति आयोग की बैठक में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक हॉल में शामिल हुए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो पिछले 7 सालों में जो विकास कार्य किए गए हैं उसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात रखी और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार जो है विकास के कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो गरीबों को लेकर हो चाहे किसान को लेकर। उन्होंने बताया कि लगभग 56 लाख से ज्यादा जो गरीब थे जिनके पास आवास नहीं था उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने आवास देने का काम किया है। साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। किसान को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नए नए योजनाएं लेके आ रही है और उत्तर प्रदेश के किसान को किस तरीके से खुशहाली मिले उस पर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 में प्रयागराज में जनवरी में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्योता भी दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि प्रयागराज कुंभ की पूरी तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है और लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2025 के जनवरी माह में यह कुंभ होना है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने न्योता भी दिया है और उन्होंने कहा है ये जो कुंभ होगा ये स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ होगा और इस कुंभ के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पहचान पूरे देश और दुनिया में की जाएगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो तमाम जो 7 सालों से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उस योजनाओं पर विस्तृत रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी है और तमाम मुद्दों पर इस पर जो है इस बैठक में बात हुई है। और उसके बाद से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए जो है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं उसमें और तेजी लाने की भी बात करी है। एक सवाल है कि मुख्यमंत्री के अगर संबोधन को हम ध्यान से सुने तो एक चीज तो समझ में आता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का बड़ा हाथ है और ये बात भी सही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 वर्ष पहले यह प्रदेश बीमारू राज्य और देश का बैरियर माना जाता था। 7 वर्ष पहले यानी कि जब बीजेपी की सरकार नहीं थी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं थे। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकार को भी घेरे में लिया एक तरीके से। जी बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समय सीमा बताई है कि 7 वर्ष से पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य के रूप में स्थापित था, तो उसको लेकर बड़ा सवाल भी उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष में जो पूर्व में जो सरकार रही है उस पर जमकर निशाना भी साधा है और उन्होंने अपने द्वारा किए गए जो 7 सालों में जो लगातार उनके द्वारा काम किया जा रहा है उसकी सराहना भी जो उन्होंने की है। स्वयं लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने की बात करी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश देश का
सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में बन के उभरेगा, जिसको जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस आधार पर लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है और जल्द से जल्द उस पर और आगे काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जनता के हित का काम करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो मौजूदा सरकार है उसमें जो पूर्ववर्ती सरकारों में जिस तरीके से गुंडा राज देखा जाता था, जिस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार होता था, महिलाओं के साथ अत्याचार होता, तो अब जो मौजूदा सरकार है वो जो है बिल्कुल जो अगर एक तरीके से कहा जाए तो पूरा जो है गुंडा राज से मुक्त हो चुकी है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है ऐसे नेताओं पर कार्रवाई भी करते नजर आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहते थे, जिसकी वजह से प्रदेश की छवि खराब होती थी। कृष्णा, जिस तरीके से अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ध्यान से देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शब्दों के बड़े धनी हैं और वो अपनी बात कैसे रखी जाती है और कितने बेहतर तरीके से रखी जाती है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। और जिस तरह से उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों को भी लपेटते हुए अपनी बात रखी, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के सपने को भी वो साकार करने की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, समृद्ध, सक्षम, समर्थ, समावेशी और मॉडर्न जो उत्तर प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि केंद्र सरकार से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उनको समावेशित करते हुए, विपक्ष पर अटैक करते हुए नीति आयोग में अपनी पूरी की पूरी बात रखी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहना चाहते थे। बिल्कुल शिवम, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो नीति आयोग की बैठक हुई उसमें जो इंडिया गठबंधन के शासित राज्य हैं, जो विपक्ष जहां पर मजबूत स्थिति में है, वहां से कोई नेता जो है नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचा। सिर्फ ममता बनर्जी पहुंची, वो भी जो है बाद में नाराज होकर निकली। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। तो हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है इस बैठक को भी भुनाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो योजनाएं लेकर आ रही है, उस योजनाओं से जो भाजपा शासित राज्य है वो तो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया गठबंधन शासित राज्य हैं, जो विपक्ष के नेता है वो उससे कुछ नहीं, इसीलिए आज वो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अचानक बीजेपी ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली पहुंचे योगी के हाथ में रिपोर्ट है और सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने यूपी को लेकर रिपोर्ट सौंप दी है और यूपी के योगी के हाथ में जो रिपोर्ट है अब उसका सच क्या है। सीएम योगी की तस्वीरें वायरल हो रही, ये लगातार हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से एंटर कर रहे हैं और उनके हाथ में एक रिपोर्ट, ये देखिए, ये रिपोर्ट देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में, एक हाथ में फूल का गुलदस्ता जो वो बगल में साथ चल रहे बॉडीगार्ड को थमाते हैं और दूसरी तरफ उनके हाथ में ये रिपोर्ट। और सीएम की इस रिपोर्ट के बाद अब सवाल यह कि क्या एक्शन होगा। और सीएम अचानक जो है वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हाथ में रिपोर्ट है उनके। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूपी की जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी ऑफिस पहुंच चुके हैं और ये रिपोर्ट भी हम आपको हाथ में दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये फूल जो हाथ में है था उनके, एक छोटा सा गुलदस्ता, उसको बगल में खड़े बॉडीगार्ड को थमाते हैं और दूसरे हाथ में एक रिपोर्ट दिख रही है। तो ये तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही हैं। अब इस रिपोर्ट को ये समझा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश का खाका है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब नेताओं के सामने, शीर्ष नेताओं के सामने रखेंगे। अब सवाल ऐसे स्थिति में ये उठ रहे हैं कि इस रिपोर्ट के बाद एक्शन होगा तो इस खबर पर हमारे साथ यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और पुष्पेंद्र चौधरी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, नीति आयोग की बैठक तो अनिल जी उसमें बैठक में मुख्यमंत्री योगी पहुंचते हैं और उसके बाद अचानक पार्टी ऑफिस पहुंचते हैं और हाथ में एक रिपोर्ट जिसकी चर्चा भी हो रही है, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही है। क्या ये वो रिपोर्ट है जो उत्तर प्रदेश में जो खटपट चल रही है नेताओं में
उसके समाधान और शिकायत की वो रिपोर्ट है जो आज नेताओं के सामने रखी जाएगी। बेशक जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के हाथ में जो फाइल वायरल हुई है उसको देख करके ये माना जा रहा है कि जो विरोधी हैं, जो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये उनसे जुड़ी हुई फाइल है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पार्टी मुख्यालय पर जा रहे हैं और जाहिर सी बात है वहां पर पार्टी के जो संगठन है, जो पार्टी की छवि है, जो लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के जो खाका तैयार किया गया है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फाइल में बंद है। अगर योजनाओं की बात होती तो वो सरकार के पास ले जाते और सरकार के सामने रखते, प्रधानमंत्री के सामने रखते, नीति आयोग के सामने रखते। लेकिन जो अभी फोटो वायरल हो रही है, जो मुख्यमंत्री के हाथ में फाइल है और वो भी पार्टी दफ्तर जाते हुए, तो जाहिर सी बात है कि वो फाइल जो है वो भाजपा से जुड़ी हो सकती है, संगठन से जुड़ी हो सकती है और जो चुनाव में जो जिसके कारण करारी हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उससे रिलेटेड हो सकती है। क्यों अनिल जी, जिस तरह से हमने देखा कि जितने भी 8 जून से जितनी भी मीटिंग शुरू हुई उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उस मीटिंग से नदारद दिख रहे हैं, बल्कि वो कहीं और मीटिंग कर रहे हैं, किस पार्टी के किसी और नेता से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि जो अभी भी बीजेपी के कुछ नेता कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो है और यही वजह है कि हाथ में एक रिपोर्ट भी दिख रही है पार्टी ऑफिस में ले जाते हुए योगी आदित्यनाथ के हाथ में, तो खटपट तो है अनिल जी। हाँ, बेशक सीएम उत्तर प्रदेश में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, सामान्य दिखाने की भली कोशिश की जा रही हो, लेकिन जो लगातार मुख्यमंत्री की बैठकों से डिप्टी सीएम चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर ब्रजेश पाठक हो, ये लगातार दूरी बनाए हुए हैं और लगातार जो है दिल्ली दौरा इनका जारी भी है, जिसको लेकर के तमाम अटकलें जो हैं वो शुरू हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। कोई ये तरफ बयान आता है कि सत्ता से बड़ा संगठन होता है, तो कभी तमाम तरह की अटकलें और कंट्रोवर्शियल बयान जो है भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूरी मेंटेन, एक गैप दिख रहा है सत्ता से जुड़े लोगों में और वो साफ जाहिर है, वो किसी से छुपा नहीं है। विरोधी भी इसका हथियार बना रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा, हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, क्या वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का इंतजार था कि कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिकायत पत्रिका पूरी एक रिपोर्ट लेकर बकायदा वो दिल्ली पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो ये वही रिपोर्ट मानी जाए जो जिसको लेकर लगातार शिकायत की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो पूरा काला चिट्ठा लेकर पहुंचेंगे, ये वही रिपोर्ट? देखिए, बिल्कुल ऐसी रिपोर्ट के बारे में कह सकते हैं कि उनके हाथ में आखिर वो क्या चीज है, लेकिन उनके हाथ में इस रिपोर्ट को देखकर जरूर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काम को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर काफी ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। इसमें हो सकता है कि उपचुनाव को लेकर किसी तरह की कोई रणनीति हो, किन लोगों को डिक्लेयर करना है, उनके नाम हो या कुछ भी हो सकता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे, इससे आलाकमान काफी ज्यादा नाराज है और हो सकता है किसी तरह की कार्रवाई उन दोनों के ऊपर हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश के हालात जिस तरह से बने हुए हैं बीजेपी को लेकर और बीजेपी के अंदर जो कलह चल रही है डिप्टी सीएम को लेकर, वो जरूर कहीं ना कहीं पार्टी के जो छवि है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है और जो विपक्ष है वो भी लगातार यहाँ पर झुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद डिप्टी सीएम को ऑफर दे चुके हैं, मानसूख ऑफर दे चुके हैं, उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई पलटवार किया जाता रहा है। लेकिन अब जो योगी आदित्यनाथ के हाथ में रिपोर्ट है ये कुछ ना कुछ बड़ी हो सकती है और इसमें क्या कुछ होगा वो आने वाले टाइम में पता चल सकता है। ठीक है पुष्पेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, अगर बात की जाए कि इस खटपट की शुरुआत कहां हुई, देखिए आप लगातार जमीनी स्तर पर जाते हैं, आप राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं और चीजों को और टटोलने की कोशिश भी करते हैं। आपको कहां लगता है कि कहां जाकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में ये मनमुटाव, ये मतभेद और मनभेद शुरू हो गया, मतलब कहां जाके गड़बड़ी हुई? देखिए सीएम, ये जहां मतभेद की अगर बात करें तो जब दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य डिप्टी सीएम बने, ये खटास तो शुरुआत से ही शुरू हो गई थी। लेकिन इसमें दरार तब दिखने लगी जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य
वो दिल्ली में डटे रहे और कहीं ना कहीं इस बात की भी आहट आती रही कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो सकता है, भाजपा हाईकमान मुख्यमंत्री को हटा सकता है। कयासों का बाजार गर्म होता रहा और ये जो दूरी थी वो कम होती हुई नजर नहीं आई। अभी हाल फिलहाल में 2 दिन 1 दिन पहले की हम बात करें तो पहले जो है केशव प्रसाद मौर्य जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं होते हैं, फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं होते हैं, जिससे इन मनमुटाव और दूरी को और भी हवा मिल गई और इसकी वजह से जो है एक गलत मैसेज गया। अब इसी के साथ मुख्यमंत्री की फाइल के साथ पार्टी दफ्तर में प्रवेश को लेकर के भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अब सही वक्त है मुख्यमंत्री को अपनी बात रखने का, विरोधियों का कच्चा चिट्ठा खोलने का भी अब समय आ गया है। इस तरह की कुछ बातें जो है सियासी गलियाराओं में शुरू हो गई हैं। ठीक है अनिल जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। पुष्पेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के ऋतिक पांडे हत्याकांड पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही। समाजवादी पार्टी ने ऋतिक पांडे हत्याकांड को अब एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं का एक दल रविवार को घर जा रहा है ऋतिक के, जहां वो ऋतिक के परिजनों से मुलाकात करेंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग ही हत्याकांड के आरोपियों को बचा रहे हैं। ऋतिक पांडे हत्याकांड पर अब सियासत गर्म हो गई। तो अनिल पांडे स्टेट कोऑर्डिनेटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से अब ऋतिक पांडे हत्याकांड पर अब सियासत गर्म होती हुई दिखाई दे रही है, अब समाजवादी पार्टी भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। अनिल जी, हाँ, बेशक जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने ऋतिक पांडे हत्याकांड में स्टैंड किया है उससे ये मामला जो है वो तूल पकड़ सकता है। समाजवादी पार्टी के 19 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल कल जो है वो ऋतिक पांडे के घर जाएगा, उनके परिजनों से मुलाकात करेगा। समाजवादी पार्टी के नेताओं का सीधा आरोप है कि जो सरोजनी नगर के भाजपा विधायक हैं राजेश्वर सिंह, वो जो है हत्याभियुक्तों को बचा रहे हैं। एक हत्याभियुक्त लवी सिंह के साथ राजेश्वर सिंह की फोटो भी वायरल की जा रही है समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से और आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह वो लवी सिंह को बचाने में जुटे हुए हैं, जिसका पुरजोर विरोध करने के लिए कल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ऋतिक पांडे के घर के लिए रवाना होगा। अनिल जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के विधायक हैं और वो इस तरीके से कर रहे हैं, सवाल ये कि समाजवादी पार्टी तो इस तरीके की राजनीति करने पर ये कहती है कि भाई देखिए बीजेपी को तो बस मौका चाहिए, वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे घटनाओं में भी क्या ये समाजवादी पार्टी का एक तरीके से सहानुभूति है या इस घटना पर भी राजनीति करने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 19 नेताओं की लिस्ट बनाई है उसमें जो है बलिया के जो नवनिर्वाचित सांसद हैं सनातन पांडे और फायर ब्रांड ब्राह्मण नेता के रूप में पहचान रखते हैं पूर्व विधायक संतोष पांडे जैसे 19 नेताओं को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है प्रतिनिधिमंडल में। और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के ये कहने की कोशिश कर रही है कि योगी राज में कहीं न कहीं ब्राह्मणों के साथ जो है वो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। इसे इशू बनाते हुए समाजवादी पार्टी ने भाजपा को घेरने की कोशिश की है। यही नहीं, सरोजनी नगर के जो लोकल विधायक हैं राजेश्वर सिंह, उन पर भी तीखा हमला बोल दिया है और साफ संदेश दिया है कि हत्याभियुक्तों को बचाने की कोशिश भाजपा विधायक की तरफ से की जा रही है। अनिल जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि भाजपा जो है
वो ब्राह्मणों के साथ नहीं है या ब्राह्मण विरोधी होती चली जा रही है, इसका भी एक संदेश देने का प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव, देखिए पीडीए का फॉर्मूला तो अलग छोड़ दीजिए, चूंकि एक छवि है भारतीय जनता पार्टी की, कहा जाता है कि ब्राह्मण और ठाकुरों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ऐसा छवि बनाया जाता है समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों की तरफ से। तो क्या इस छवि को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, या वाकई में ये जो कांड है, ये जो हत्याकांड है, उस पर एक सहानुभूति और इसको लेकर के फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी? अनिल जी। हाँ, बेशक जो समाजवादी पार्टी है वो कानून व्यवस्था को एक मुद्दा बना करके और साथ में ही ऋतिक पांडे हत्याकांड को एक इशू बना करके वो खेलने की कोशिश कर रही है जी। और इसी के मद्देनजर 19 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ के बंथरा थाना इलाके में ये 22 जुलाई को हत्याकांड हुआ था। घर में घुसकर जो है हमलावरों ने ऋतिक पांडे की पीट कर हत्या कर दी थी, जिसमें नामजद मुकदमा भी दर्ज हुआ है और पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए फ्रंट फुट पर खेलने का ऐलान किया है और साथ में ये बात कही है कि भाजपा के शासनकाल में मतलब किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, वो चाहे ब्राह्मण समुदाय हो या फिर पीडीआई का फार्मूले का कोई जातियां। जी, पीडीए का फॉर्मूला, ठीक है। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के सीएमएस स्कूल में 5 दिवसीय इंडिया आईएमसी 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जो 27 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। तो वहीं सीएमएस स्कूल में होने वाले इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कंपटीशन में 30 देशों के करीब 1000 से ज्यादा छात्र भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में गणितज्ञों के मार्गदर्शन के लिए फिलीपींस के प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर साइमन एल चुआ, ताइवान के प्रख्यात गणितज्ञ प्रोफेसर विंसेंट, बुल्गारिया के प्रख्यात गणितज्ञ व्लादिस्लाव समेत कई प्रख्यात गणितज्ञ मौजूद रहेंगे। Family, I hope you enjoy your stay here. Like anything, you will, for an event such as this, अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। उसके अलावा in Taiwan, we consider the students must have an area to complete their mathematics ability. So we during this competition in Taiwan also Global University. In the original, we only had 5 countries from area, Asia area. And now we become a very strong. Yeah. As well, we think तो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इस प्रतियोगिता में प्रख्यात गणितज्ञ पहुंचेंगे और देश और विदेश के गणितज्ञ इसमें शामिल होंगे और इस प्रतियोगिता में 1000 से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। तो 27 जुलाई से 31 जुलाई तक ये आयोजन चलने वाला है और प्रतियोगिता में प्रख्यात गणितज्ञ मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।